नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। आइए दोस्तों, जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जिन स्टूडेंट्स ने इस सवाल को नहीं पढ़ा था, एक बार इस सवाल को पढ़ लीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कर लेना। अभी मैं आपको इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो आइए सवाल को करते हैं, हटाते हैं साइड में। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूं। सवाल ने कहा जी, तीन हमारे पास क्या हैं, बीकर है। तीन हमारे पास क्या हैं, बर्तन। तीन क्या हैं, बर्तन। और तीनों बर्तनों में जो हमारे पास लिक्विड है वो अलग अलग अमाउंट में अलग अलग डाल रखा है। क्वांटिटी सेम है। अगर इसमें 5 लीटर है तो यहाँ पर भी 5 लीटर होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 5 लीटर होगा। क्लियर है। अगर आपके पास इन तीनों में जो अमाउंट है, जो लिक्विड है, वो लिक्विड की क्वांटिटी अगर सेम है तो सवाल ने कहा कि इस बीकर का नाम दे देता हूं मैं क्या, ए, और इस बीकर का नाम दे देता हूं मैं बी, और इस बीकर का नाम दे देता हूं मैं सी। क्लियर है। अब सवाल ने क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि ए में पानी है, बी में दूध है और सी में एसिड है। ए में क्या है हमारे पास, वाटर। बी में हमारे पास क्या है, मिल्क। और सी बीकर में हमारे पास क्या है, एसिड यानी कि अम्ल। अब प्रोसेस कुछ इस प्रकार से की जा रही है। जो पहला बर्तन है, इस बर्तन से 10% पानी निकालकर इस बर्तन में, किस बर्तन में, जिस बर्तन में दूध है उसका 10% इस दूध में मिला दिया जाता है। क्लियर है। अगर यहां पर 10% मिलाया गया, फिर आप कहेंगे यहां से, कहां से, यहां से आप कहेंगे जो सी कंटेनर है, इस सी कंटेनर में यहां का मिश्रण जो है, उस मिश्रण का 10%, उस मिश्रण का कितना प्रतिशत, 10% कहां पर मिला दिया गया, सी बर्तन में मिला दिया गया। अगर सी बर्तन में मिला दिया गया तो सवाल ने कहा फिर सी का जो 10% है वो किस में मिला दिया, ए में मिला दिया। इस प्रकार से जो 3 बार आपने प्रोसेस किया 10% वाली, ये 10% की जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, अब कंप्लीट तीनों प्रोसेस के बाद में जो एक कंटेनर में आपके पास दूध की प्रतिशतता है या दूध का जो भिन्न है फ्रैक्शन, वो कंप्लीट मिक्सर का कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो सवाल को अगर आप ध्यान से देखें तो 10%, 10% और 10%, 10%, क्या 3 बार निकाली जा रही है, हाँ है ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल 3 बार निकाली जा रही है। तो 10% को आप लिखना जानते हैं, 10% का जो भिन्न होता है वो 1/10। ये सब बताने की बातें हैं नहीं, ये आपको सबको पता है। तो अगर 1/10 आप बार बार निकाल रहे हैं तो क्यों न जो इक्वल क्वांटिटी है वो 10 का 3 गुना मान लिया जाए, पावर 3 मान लिया जाए। तो मैं मान लूंगा इस बर्तन में भी 1000 यूनिट आपके पास जो भी मिश्रण था वो रहा होगा, यहाँ पर भी 1000 रहा होगा और यहाँ पर भी क्या रहा होगा, 1000 रहा होगा। क्या इस बात को समझ पाए। मैंने अज्यूम कर लिया कि तीनों जो आपके पास कंटेनर यानी कि या जो बर्तन जो भी थे, वेसल थे, इन तीनों में आपके पास जो क्वांटिटी है दूध, पानी और अम्ल की, वो तीनों में क्या है, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट और 1000 यूनिट। अब मुझे बताइए, जब 1000 में से 10% निकालकर आप इस बर्तन में लेकर आ रहे होंगे तो 1000 का 10% क्या 100 नहीं बन जाएगा। यानी कि आज इस बी बर्तन में जो मेरे पास मिश्रण बन जाएगा वो मिश्रण टोटल क्या 1100 बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ से अगर 100 निकाल दिया तो क्या यहाँ से 100 हटा देने से आप ये बोल सकते हैं ए बर्तन में जो कैपेसिटी आज बची होगी फ्लूइड की वो क्या 900 बच जाएगी, बिल्कुल बच जाएगी। अब आगे ध्यान से देखते हैं, क्या बी से फिर 10% आपने सी में मिलाया है। बी में आज कितनी मात्रा है, 1100। 1100 का 10% की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 1100 की 10% कितनी बनेगी, 110। यानी कि यहाँ पर आप कहेंगे 110 अगर आ जाएगा तो सी बर्तन में जो भी फ्लूइड है क्या उसकी मात्रा 1110 बन जाएगी।
बिल्कुल बन जाएगी। 1000 कितनी बन जाएगी? 110। सवाल ने फिर आपसे कहा कि जो सी बर्तन है, इस सी बर्तन का 10%, फिर आप कहोगे 0 हटा दीजिए, कितना बन जाएगा? 111। यानी कि आप कहोगे इसका 10% कितना बन जाएगा? 111। तो आप कहोगे आज जो बी के पास जो आपकी मिश्रण या जो भी फ्लूइड बचेगा वो कितना बन जाएगा? 1011। यानी कि आज जो बी के पास टोटल मिश्रण है, उस मिश्रण की कैपेसिटी, उस मिश्रण की जो कैपेसिटी है, क्षमता, वो 1011 बन जाएगी। यूनिट मान लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। तो सवाल ने कहा ए में दूध की मात्रा कितनी बनेगी? आप कहोगे जी टोटल तो 1011 यूनिट है, इसमें से सवाल पूछता है इस ए बर्तन में दूध का कितना फ्रैक्शन है, भिन्न, यानी कि 1011 में से दूध कितना है। तो मुझे क्या बताइएगा, यहाँ पर जो आपने 10% निकाला तो क्या 10% यहाँ से 100 गया था? हाँ ना, कितना गया था? 100 गया था। 100 का फिर यहाँ पर 10% ही जाएगा मिल्क। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर मिल्क है 1000 का 10% ही तो यहाँ पर गया होगा ना सी में, तो कितना गया होगा? दूध 100 गया होगा। फिर यहाँ पर अगर दूध 100 है, कंप्लीट मिक्सचर चाहे कितना भी हो, जब सी से आप वापस ए में जा रहे होंगे तो दूध 100 का, दूध का भी तो 10% ही जाएगा ना, तो 100 का 10% कितना जाएगा? 10 जाएगा। तो आप बोल सकते हैं एक कंटेनर में जो आज दूध का फ्रैक्शन बच जाएगा वो भिन्न कितना बन जाएगा दोस्तों? 10/1011। तो कंप्लीट क्वेश्चन जो आपके पास इस प्रकार से था, उसका जो फ्रैक्शन ए में बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 10/1011। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे दोस्तों। क्वेश्चंस में कुछ खास प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं, क्योंकि आजकल अगर मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात करता हूं तो 2+4 बराबर अगर आप 6 करेंगे तो इस प्रकार से एसएससी क्वेश्चंस पूछता है नहीं, क्योंकि आप आगे धीरे धीरे जाएंगे तो प्रीवियस ईयर्स अगर सीएचएसएल की बात करें तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद आप नहीं लगा सकते कि 2+4 बराबर 6 करने से हम पास कर जाएंगे। तो सवाल बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, चक्रवर्ती ब्याज से सवाल है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करिएगा, शाबाश। जिन स्टूडेंट्स ने इस सवाल को नहीं देखा था वो इसको देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा। तब तक मैं सवाल को आपके सामने लिखता हूँ। सवाल ने कहा भाई कोई व्यक्ति है, उसने 8000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज की दर से दिए हैं। किस धन को? 8000 रुपये को, और 6.5% पर एनम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। लेकिन जो 6.5% है 6.5% पर एनम, यानी कि वार्षिक ब्याज दे रखा है, लेकिन ब्याज की गणना ये कह रहा है प्रति माह की जाएगी, पर मंथ, मंथली। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो सवाल ने ब्याज की दर दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो वार्षिक दे रखा है 6.5% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या होता है? वार्षिक, यानी कि एक साल का 6.5% लगेगा। लेकिन गणना कैसे कर रहा है? गणना वार्षिक नहीं कर रहा। वार्षिक कर रहा होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यही बन जाता 6.5%। अब हर महीने आप अगर गणना करेंगे तो आप क्या किया करते थे? आप क्या करते थे कि एक साल में 12 महीने, तो एक महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, क्या 6.5% बटा 12 नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यानी कि उस पर्टिकुलर, अगर आप मंथली कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो उस एक महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, वो 6.5% बटा 12 बन जाएगा। अब सवाल ने कहा कि भाई 18 महीनों के बाद मुझे बता दीजिए कि चक्रवर्ती ब्याज से मेरे को कितना धन प्राप्त हो जाएगा। धन कितना दिया था? 8000 रुपये। 8000 रुपये अगर आप 18 महीनों के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ये सिंपल उस हिसाब से नहीं हो पाएगा इतना आसानी से, जिस हिसाब से आप अक्सर सोल्व किया करते हैं। और ये सवाल मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीएचएसएल में आया है।
10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम है उस पर। तो सीजीएल में आपको अच्छे तरीके से तैयार होना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट चीज़ों को सोल्व कर पाएँ। इतनी आसानी से पेपर में आप सोल्व कर नहीं पाएंगे, वो प्रैक्टिस से ही होगा। मैं बार बार बोलता रहा हूँ और बोलता भी रहता हूँ, तो प्रैक्टिस करते रहेगा। अब अगर मैं इस कंप्लीट कंसेप्ट की बात करूं तो एक मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइनोमियल थ्योरम इन कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो अपलोड करवा दूंगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहां पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल मूलधन इंटू 1+r/100 की पावर t। इस मेथड से ही आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं ट्री मेथड या कुछ और, तो उसमें थोड़ी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि 18 मंथ तक आपको चलना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल तो मुझे दे रखा है 8000 रुपये। कितना दे रखा है? 8000। आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया 1+6.5/12 इंटू कितना 100 की पावर कितना टी कितना बन जाएगा 18। यानी कि क्वेश्चन तो आपका बस यही है, इसको आप किस वे में कैसे सोल्व कर पाएं, ये आपका प्रोसेस बचता है। 8000 गुणा 1 जमा 6.5/12 गुणा 100 की पावर 18, इसी को क्या करना है? सोल्व करना है। तो आइए सोल्व करवाता हूं मैं। 1+r की पावर n का जो फार्मूला होता है वो 3 स्टेप तक मैं एक बार के लिए यहां पर लिखता हूं। 1+r की पावर n, अच्छे तरीके से आप इस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को थोड़ा देख लीजिएगा। 1+nr प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल और इंटू r²। मैं यहां पर केवल 3 टर्म्स तक सोल्व करके आपको रिजल्ट तक पहुंचा दूंगा। तो लगभग जो क्वेश्चन है वो एज इट इज आपका आंसर तक पहुंचा देगा 3 स्टेप में ही। तो 1+nr प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू क्या होता है? r²। ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। हर एक बात की अगर आपको नॉलेज है, एग्जाम में क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं। ऊपर से हल्के हल्के क्वेश्चन करने से अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं। तो 1+r की पावर n को आप ऐसा लिख पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिखने की कोशिश करता हूं मैं। 8000 तो एज इट इज रख ही देता हूं। अब ब्रैकेट को अगर मैं सोल्व करूं तो 1 तो एज इट इज रह जाएगा। यहां पर बनेगा 18 इंटू 6.5/12 इंटू कितना बन जाएगा 100 प्लस, अब 18 इंटू क्या बनेगा 17 और अपॉन क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब मैं करता हूं साथ में r² क्या है 6.5/12 इंटू 100 और इसकी पावर मैं कर दे रहा हूं 2, यानी कि कंप्लीट इसको सोल्व करना है। अब ध्यान से देखते रहेगा, धीरे धीरे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 6 से काट दो यूं करके, 6 से कितने पे जाएगा 3 पे, और कितने पे 2 पे जाएगा। 2 से कितने पे चला जाएगा ये 2 से 3 पे जाएगा और 2 5 बन जाएगा। 25 गुणा 3 होता है 75, 3 गुणा 3 होता है 9, और कितने के बाद पॉइंट लगाऊंगा मैं 2 और 2 4, यानी कि इस कंप्लीट को अगर सोल्व कर रहे होंगे तो ये रिजल्ट देगा 0.0975। बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि 3 गुणा 3 9 बना देगा, 25 गुणा 3 75 और 0.1 आगे लगा देंगे। अब ये देगा आपको 18 से 9 पे और 17 निमा 153 गुणा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को हटा के यहाँ पर 0 लगा दूँ तो कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब 12 से काट दो, 12 से कितने पे जाएगा 12 पंजे 60.4, यानी कि 5.4 का होल स्क्वायर। 5.4 का होल स्क्वायर 4 चौका 16 बनेगा और 5 5 25 और 4 29 बन जाएगा। यानी कि 5.4 का होल स्क्वायर बनेगा आपको 29.16, और नीचे कितनी जीरो बननी चाहिए 3 का डबल 6 जीरो लगनी चाहिए। अब इसको ऊपर से सोल्व करना स्टार्ट करिए, एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना आपको। कहीं आप ऐसे गुना करने लग जाएं तब भी, क्योंकि नीचे 6 जीरो है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेकर सोल्व करेंगे तब भी आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये, तभी ये सवाल आपको दिया गया है। 153 गुणा 29.16 नहीं करना एग्जाम में, कहीं लगते रहो, क्योंकि आपका काम है ऐसा, क्योंकि हमें एक एक तरीके से ऐसे ही सोल्व करना आता है। इसको अगर मैं 30 बोल दूं,
अगर इसको मैं 30 बोल दूं तो क्या नीचे मेरे पास 3 और 3 6 जीरो थी, 2 3 4 5 6, इस 30 से इस जीरो को काट दूंगा। अब 153 गुणा 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 3 गुणा 3 बनेगा 9, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9। 15 गुणा 3 कितना बनेगा 45, और 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये कंप्लीट सोल्व होके देगा 0.0045 और 9। तो इसको ऐड कर दीजिए 90201.0, यानी कि इन दोनों टर्म्स का जो रिजल्ट बनेगा दोस्तों, वो रिजल्ट आपके पास बन रहा होगा 0.10209। बात को समझ पाए होंगे? अगर बात को समझ पाए तो इसको हटा देता हूं और यहां पर मैं डायरेक्ट अब आंसर तक पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा देखते रहिएगा। एक में जोड़ना था तो आप कहोगे 8000 गुना 1 जमा 10209। अब फिर इनकी कंप्लीट मल्टीप्लाई आपको नहीं करानी। क्यों नहीं करानी? क्योंकि स्मार्ट स्टडी स्मार्ट वे पे चलिए। 8 गुणा अगर 1 ही करते तो 8000 बन जाता। अब 3 पॉइंट तक सोल्व करिए, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, तो 8 गुणा 1 करने पे 8 नहीं आता, 8000 तक तो आपने लिख ही दिया। अब अगली टर्म आएगी आपके पास 8 ही। ऑप्शन का सहारा लीजिए, सी नंबर 8800 के आसपास ही है। और भी आगे सोल्व करना चाहते हैं तो इस 8 को 2 से गुणा कराएंगे तो 16 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब लगा दो 0, क्योंकि 3 पॉइंट तक आपने सोल्व कर दिया, 3 जीरो थी। 9 8 72, यानी कि अप्रोक्सीमेशन आपका जो आंसर आएगा वो 8816.72 आ जाएगा। आगे की टर्म्स और भी होती है बाइनोमियल में, तो जो आंसर दे रखा है 97, तो आपका यही बन जाएगा क्या, 8816 रुपये और 97 पैसे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना रहा हूं, सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, CHSL में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तभी बना पाएंगे जब आप बारीकी से चीज़ों को सोल्व कर रहे होंगे, एक एक पॉइंट आपको पता होगा। अदरवाइज हल्के में ऊपर ऊपर से पढ़ने पर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो चीज़ों को आपको बिल्कुल डीपली स्टडी करना है। जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से करेगा अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। अदरवाइज जो आपकी मर्जी है वो करते रहेगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आज का आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा। सवाल नंबर 3 में लिखता हूं तब तक बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 34 कंप्लीट अंडर द रूट। साथ में जोड़ दिया इसने 3x² माइनस 4x और माइनस कितना है 11 अंडर द रूट, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 9। सवाल चाहता है 3x² माइनस 4x प्लस 34 अंडर द रूट माइनस इसकी वैल्यू आप बताइए। क्वेश्चन को कर दीजिएगा भाई साइड में। इस सवाल को हम एक बार देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा लॉजिकल सवाल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट फार्मूले की जो डिस्क्रिप्शन होती है, पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन वो आप करें एग्जाम में बैठ के। तो लॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में मैं सोचता कैसे हूँ और मैं आपको बताता क्या हूँ। एग्जाम में अगर सवाल आया क्या कंप्लीट अंडर द रूट है, क्या कंप्लीट अंडर द रूट है, इसका मतलब अगर वैल्यू एग्जैक्ट 9 आपको दे रखी है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इन दोनों के रूट को आप जोड़ने के बाद कंप्लीट वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब इस फंक्शन की और इस फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी 3, 5, 7, 9, तब जाकर आपने जोड़ा होगा और रिजल्ट क्या बना होगा 9। सेम ही वैल्यू प्लस करने के बाद 9 है तो माइनस करने के बाद पूछ रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो इनकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी फंक्शंस की, तभी आप 9 लिख पा रहे होंगे और सवाल तभी माइनस के साथ पूछ रहा होगा।
अब दूसरी बात सुनिए, क्या 3x² माइनस 4x यहां पर भी है? बिल्कुल है। 3x² माइनस 4x यहां पर भी है? बिल्कुल है। जो आपसे पूछा गया वहां पर भी 3x² माइनस 4x है और 3x² माइनस क्या है? 4x। तो आप कुछ ऐसी वैल्यू सोचने की कोशिश करिएगा कि 3x² माइनस 4x की जगह जो मैं वो पुट कर दूं तो सेटिस्फाई कर जाए। वो सेटिस्फाई कैसे कराएंगे आप तुरंत नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपको इतना अभी एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। 3x² माइनस 4x को ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें 5 जोड़ दूं, अगर इसमें 1 जोड़ दूं तो ये क्या 49 नहीं बन जाएगा? अगर 34 की मैं बात करता हूं, 34 में 15 जोड़ दूं तो क्या 49 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अगर 49 के रूट की बात कर रहा हूं तो क्या कहोगे आप? 7 कहोगे। बिल्कुल ठीक है जी। अगर 15 इसमें से आप 15 में से 11 को घटा रहे होंगे तो 4 यानी कि रूट 2 बन रहा होगा, सॉरी 4 का रूट 2 बन रहा होगा, यानी कि 7 और 2 कितना बन गया? 9। तो मेरे माइंड में एक ऐसी अप्रोच आई कि 3x² माइनस 4x को क्यों न आप 15 ही रख दो, है ना। एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं चाहता, कंप्लीट ध्यान से सुनिएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर आपको मिल रहा है तो ये भी एग्जैक्ट बनेगा, ये भी एग्जैक्ट बनेगा। तभी मैंने सोच लिया था कि इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ बनानी पड़ेगी। अगर बनानी पड़ेगी तो आप कहोगे जी 7 और 2 कितना? 9। बिल्कुल ठीक है। अगर 15 है तो यहां पर आप कहोगे जी 7, यहां पर आप कहोगे जी 2, 7 में से 2 घटा दो, उत्तर कितना? 5। यानी कि इस सवाल को आप तुरंत देखकर बता सकते हैं 7 माइनस 2 कितना बनेगा? 5। क्वेश्चंस खुद कहेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देख के आप एग्जाम में पेन मुंह पर रखें और सोचना स्टार्ट करें, तो फिर क्वेश्चन आप एग्जाम में ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा आपका एग्जाम भी और सब कुछ निकल जाएगा। तो आपको ये सब बातें पता होना चाहिए। वो तभी पता होगा एक लेवल तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी और बार बार चीज़ों को आप ध्यान में लेके आ रहे होंगे। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। 7 और 2 9, 7 माइनस 2 कितना? 5। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन को लिखता हूं मैं बोर्ड पे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल एक कर लेते हैं। टेंजेंट 6 डिग्री, टेंजेंट 54 डिग्री, टेंजेंट 84 डिग्री, टेन 36 डिग्री और टेन 45 डिग्री। ये आपसे सवाल ने दे रखा था कि इसकी वैल्यू आप बता दीजिएगा। अगर इसकी वैल्यू सोल्व करना चाहते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में एक रिलेशन हुआ करता है। अगर a प्लस b दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, अगर किसी दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, वैसे ही अगर a प्लस b अगर 90 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ tan a इंटू tan b का रिजल्ट हो जाता है 1। ये तभी होगा जब इन दोनों कोणों का योग कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो ध्यान से देखिएगा, मुझे तो लग रहा है, आपको लगे या ना लगे अब लग जाएगा। 84 में 6 जोड़ूंगा 90, यानी कि टेन 84 और टेंजेंट 6 डिग्री कितना बनाएगा 1। 54 और 36 डिग्री कितना बना रहा है 90, यानी कि टेन 36 और टेन 54 फिर क्या बना देगा 1। क्या बचेगा जी टेन 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि आप क्वेश्चंस को देखकर ही सोल्व कर सकते हैं। टेंजेंट 45 कितना 1, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं तब तक बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर एक साथ मिलकर करेंगे। तो आइए सवाल है, 32 की पावर कितनी दे रखी है मुझे 33। अगर मैं इसको 31 से भाग दे दूं तो मुझे आप कौन सी संख्या बता दो, 63वीं संख्या बता दो। दशमलव के बाद में कौन सी 63rd। सवाल आपको कुछ यूं दे रखा है, एक संख्या 32 की पावर कितनी दे रखी है 33। 32 की पावर 33 तक की जाए
और उस संख्या को मैं अगर 31 से भाग दे दूं तो जो दशमलव के बाद की संख्याएं बनेंगी, दशमलव के बाद 63rd नंबर बताइएगा कौन सा बनेगा। सवाल बहुत अच्छा है, शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ने कहा कि जो सोल्व करने के बाद दशमलव बनता है डेसिमल, उसके बाद में 63rd बताइए। तो नंबर सिस्टम जो आप इस वीडियो को सामने से देख रहे हैं, नंबर सिस्टम में मैंने एक बात बता रखी है, हाँ आपको ही बोल रहा हूँ सबको, क्या बता रखी है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है कि आप देखिएगा जिस संख्या से डिवाइड कर रहा हूँ क्या प्राइम है, और प्राइम की साइक्लिसिटी मैंने कहा था कि p-1, तो 63वीं संख्या चाहिए। तो 63 को रिमाइंडर देख लीजिए किससे, साइक्लिसिटी से। अगर 63/30 के रिमाइंडर की बात करोगे तो आप कहोगे 3। तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँगा कि 63rd टर्म निकालें या ना निकालें, 63rd निकालें या थर्ड टर्म देख लीजिएगा, दोनों बात क्या बनने वाली हैं, सेम बनने वाली हैं। अगर 63rd और थर्ड टर्म सेम बनने वाली हैं तो क्यों न थर्ड टर्म ही देख लें। तो दशमलव के बाद की 3 संख्याओं पर ही मैं क्या कर रहा हूँगा, काम कर रहा हूँगा, और जो थर्ड संख्या बनेगी वो थर्ड संख्या ही मेरी क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। तो मैं 63वीं संख्या ना निकाल कर अब कौन सी टर्म निकाल रहा हूँगा, थर्ड निकाल रहा हूँगा। तो देखिएगा, अगर मैं 32 को 31 से भाग दे दूं तो आप कहोगे शेषफल कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा 1, यानी कि 1 की पावर 33, 1/31 बता दो कितना बनेगा। 1/31 को अगर सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना बनेगा, ये 0, फिर 3 पे जाएगा ना, 3 पे कितना बनेगा 93, फिर कितना बचेगा 7, यानी कि 2 पे। 1/31 को अगर 3 संख्याओं तक आप सोल्व करके लिखें तो बन जाएगा 0.03 और 2, यानी कि जो आपके पास थर्ड टर्म है वो थर्ड टर्म कौन सी आ गई, 2। तो थर्ड और कौन सी 63rd, क्या दोनों टर्म सेम आ जाएंगी? अगर सेम आ जाएंगी तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी कि 63वीं संख्या कौन सी बन जाएगी दोस्तों, 2 बन जाएगी। क्लियर है? तो बात को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहेगा, वो मैं आपको देता रहूँगा। ये अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को लाइटली लेते हैं या सीरियसली ले पाएंगे। तो आइए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5th या 6th जो भी है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल ने कहा x² + 1 = x अगर है तो बताइए 2x की पावर 6 + x की पावर 5 जमा x की पावर 4 जमा 2x की पावर 3 जमा x² जमा x और प्लस क्या चाहिए 2। यही है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सवाल आपके सामने है, x² + 1 = x, तो 2x की पावर 6 जमा x की पावर 5 जमा x की पावर 4 जमा 2x की पावर 3 जमा x² + x + 2 आपको निकालना है। क्वेश्चन देखते ही बनेगा, क्वेश्चन देखते ही बनेगा। कैसे बनेगा? अगर एग्जाम ओरिएंटेड है तो इसको देखते ही सबसे पहले अलजेब्रा इतना मैंने शानदार अच्छे तरीके से भी आपको बता रखा है, x + 1/x, तो आप देखते ही क्या बता देंगे, 1 बता देंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? x + 1/x की वैल्यू कितनी, 1। अगर x + 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो आप मुझे बताइएगा, अगर x + 1/x की वैल्यू 1 आ रही है तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन क्या होता है, x की पावर 3 का रिजल्ट कितना बनता है, -1। अगर x + 1/x की वैल्यू 1 होती है तो क्या x की तीसरी पावर का रिजल्ट -1 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब वैल्यू पुट नहीं करनी, यहाँ पर कहीं पुट करने के बाद पावर सोल्व करते रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बाइनोमियल से सोल्व हो रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो देखते ही सोल्व हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में अगर आप टाइम बचाएंगे वो तभी आप 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कैसे? पावर 3 अगर है तो 3 की साइक्लिसिटी देखिएगा, पावर अगर 3 का अंतर कहीं पर है 0 बनेगा, 3 का अंतर है 0, 3 का अंतर है 0,
3 का अंतर है 0, उत्तर कितना 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाना है, आज 5-6 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, कल फिर 5-6 क्वेश्चन लेके आएंगे और आप प्रैक्टिस करते रहेगा। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा और आपको थोड़ा फ़ायदा भी हुआ होगा चीज़ों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। तो डेली इसी प्रकार के सेशन में मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।